Everyone, from today onwards, we are going to start the Indian Contract Act 1872. अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्ट कब एनफोर्स हुआ था और ये कब से एप्लीकेबल है। तो ये कब एनफोर्स हुआ था? फ्रॉम 1 सितंबर 1872। कब एनफोर्स हुआ था? फ्रॉम 1 सितंबर 1872। और ये कहाँ एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है टू द होल ऑफ इंडिया। कब एनफोर्स हुआ था? फ्रॉम 1 सितंबर 1872। और कहाँ एप्लीकेबल है? टू द होल ऑफ इंडिया। अब हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कुछ यूनिट्स में डिवाइडेड है हमारे पास। एंड द फर्स्ट यूनिट वी आर गोइंग टू स्टडी इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने इतना कॉन्ट्रैक्ट सुन लिया, तो सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझना भी तो ज़रूरी है ना। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझेंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंड है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसमें हमारे पास क्या दो एलिमेंट्स आए? दो एलिमेंट्स आए इसमें हमारे पास, एन एग्रीमेंट एंड इट्स एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। फर्स्ट वन इज एन एग्रीमेंट एंड द सेकेंड वन इज इट्स एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो एग्रीमेंट है क्या? एग्रीमेंट में भी हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफर एंड सेकेंड वन इज एक्सेप्टेंस। तो जब हम किसी को ऑफर दें और वो सामने वाला ऑफर को एक्सेप्ट करे तब जाके हमारे पास एग्रीमेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कहा कि मैं अपनी बुक तुम्हें सेल करूंगा फॉर ₹500। ए ने बी को ऑफर दिया। ए ने कहा ना बी को कि मैं तुम्हें अपनी बुक सेल करूंगा। ए ने तो ऑफर दे दिया। अब जब तक सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। तो जब बी ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, बी ने हाँ बोला कि हाँ मैं खरीद लूंगा उस बुक को ₹500 में, तब तक वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। जब तक बी हाँ नहीं करेगा तब तक वो एग्रीमेंट नहीं करेगा। मीन्स when there is a offer and there is a acceptance also, then it will form an agreement. So when A gives the offer and the B accepts the offer, then it will form an agreement. Now the other example is, father promises his son to pay him pocket money for ₹500 every month. फादर ने क्या किया? प्रॉमिस किया अपने बेटे को, फादर ने ऑफर दिया and the beta accepts that offer, then it had made a agreement. Now we will talk about the definition of agreement. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other. Means जब भी कोई प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रोमिसेस हो जिसमें कुछ कंसिडरेशन मिल रहा हो। Now from the first example, A and B, okay, they make a promise. And the consideration, what was the consideration in that example? The book and the ₹500 कि बुक के बदले में उसे ₹500 मिल रहा है, कि उसके बदले में उसे कुछ मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से हमने एग्रीमेंट समझा। नाउ द अदर वॉज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब होना क्या है कि कुछ ना कुछ लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो वो किससे बनेगा? जब तक एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं होगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसलिए ही जब तक एनफोर्सिबिलिटी नहीं है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, चाहे वो एग्रीमेंट हो, बट अगर उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो वी विल से नो एनफोर्सिबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ए ने प्रॉमिस किया बी को टू सेल द कार फॉर ₹2 lakhs टू बी। ए ने प्रॉमिस किया बी को टू सेल द कार टू बी फॉर ₹2 lakh। अब ए किस ऑब्लिगेशन के अंडर है कि ए कार सेल करेगा बी को। ओके, अब बी हैज़ द राइट टू रिसीव द कार। बी के पास कार रिसीव करने का राइट आ गया, पर कब आया? अगर वो ₹2 lakh पे करेगा। मीन्स बी किस चीज के ऑब्लिगेशन के अंडर है? टू पे द ₹2 lakh टू द ए। ओके, नाउ अब ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एंड देयर इज ऑब्लिगेशन ऑल्सो। तो मीन्स यहाँ पर जब लीगल ऑब्लिगेशन भी है तो अब ये क्या बन गया? अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या आ गया? यहाँ पे एग्रीमेंट भी आ गया और एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी आ गया।
नाउ अदर एग्जाम्पल इज कि एक हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि वो अपनी वाइफ को, अपने चिल्ड्रन को मेंटेनेंस देगा आफ्टर देयर डिवोर्स. ओके, नाउ देयर इज अ एग्रीमेंट. प्रॉमिस हुआ तो यहाँ पर एग्रीमेंट भी हो गया, बट देयर इज नो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ ना. यहाँ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. ओके, अब हमने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो समझ लिया. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट एंड द एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. पर द क्वेश्चन इज कि क्या एग्रीमेंट जो हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट ले रहे हैं, क्या वो सिर्फ लीगल एग्रीमेंट आएगा या फिर सोशल एग्रीमेंट भी इंक्लूड होगा हमारे पास? तो द आंसर इज कि सिर्फ हमारे इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम सिर्फ लीगल एग्रीमेंट ही लेंगे. अगर कोई सोशल एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप में नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था हस्बैंड वाइफ वाला. तो नाउ एक कोर्ट है, आफ्टर द डाइवोर्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हस्बैंड अपने चिल्ड्रन को और अपनी वाइफ को हर महीने मेंटेनेंस का खर्चा देगा. अब यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है तो ये हमारा लीगल ऑब्लिगेशन आ गई. नो, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है. यहाँ पे हमारा ये लीगल एग्रीमेंट नहीं है, ये कमर्शियल सब्सटेंस नहीं फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप से बाहर है. द टॉपिक इज एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट. अब हम सबसे पहले डिफरेंस समझेंगे एग्रीमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट का. हमने एग्रीमेंट क्या पढ़ा? एग्रीमेंट में कौन से दो सब्सटेंस पढ़े हैं हमने? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. और कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा है? एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. एग्रीमेंट क्या है? कि ऑफर देंगे और उस ऑफर को एक्सेप्ट करना. और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन का प्रेजेंट होना. नाउ स्कोप. स्कोप क्या है? एग्रीमेंट का स्कोप कहाँ कहाँ पे है? एग्रीमेंट का स्कोप अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लीगल भी है और सोशल भी है. अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अपार्ट बात करें तो हमारे जो एग्रीमेंट है वो लीगल भी होते हैं और सोशल भी होते हैं. बट द कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा. अगर जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वो ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा लीगल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा. नाउ द लीगल ऑब्लिगेशन. अब लीगल ऑब्लिगेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रीमेंट में क्या है? एग्रीमेंट में लीगल एंड सोशल दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट है. मीन्स जो एग्रीमेंट है वो लीगल भी है और सोशल भी है. तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि एग्रीमेंट में हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट होगी. नो ना. तो जो एग्रीमेंट है डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज. और जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा कि लीगल ऑब्लिगेशन का प्रेजेंट होना जरूरी है, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी. ओके, अब हम इसकी नेचर की बात करते हैं. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो एग्रीमेंट है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. अब हमने समझा था कि एग्रीमेंट में दो कौन से हमारे पास एग्रीमेंट्स है? लीगल भी और सोशल भी. अब जो लीगल एग्रीमेंट होगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जब हमारे पास एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होगी. बट जो सोशल एग्रीमेंट है वो तो मतलब कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा ना. तो जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते. बट जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब एग्रीमेंट हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना प्रेजेंट, मतलब कि एग्रीमेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है. कॉन्ट्रैक्ट बनता ही एग्रीमेंट से है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो सारे एग्रीमेंट्स होंगे ही ना. बट जो एग्रीमेंट्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है. जो हमारा सेक्शन 10 है उसमें कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं और कुछ एलिमेंट्स गिवन नहीं है. तो हम सबसे पहले बात उनकी करते हैं जो गिवन नहीं है. द फर्स्ट वन इज टू पार्टीज. ये कॉमन सेंस वाली बात है, अब तक हमने जितना पढ़ा उस बेसिस पे आपने समझा होगा कि टू पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना मीन्स एटलीस्ट टू पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है. सिंगल पर्सन ही बायर और सेलर नहीं हो सकता. ओके, तो इसमें दो पार्टीज का होना ज़रूरी है. फर्स्ट पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड द अदर वन इज एक्सेप्टिंग इट. तो हमारे पास एक केस लॉ है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी. इस केस लॉ में हुआ क्या कि जब इनकी एक पार्टनरशिप थी, जब उस पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ, पार्टनर्स ने आपस में एसेट्स डिवाइड कर लिए.
तो जो सेल्स टैक्स ऑफिसर था वो इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाना चाहता था, बट जो इसका कंक्लूजन निकला है क्लास वो ये था कि जो पार्टनर्स हैं वो जॉइंट ओनर हैं एसेट्स के, ठीक है। जब वो जॉइंट ओनर हैं ऑलरेडी एसेट्स के, तो अगर वो किसी को सेल करेंगे तो वो सेलर होंगे, ओके। तो यहाँ पर उन्हें खुद ही रख लिए तो वो परचेजर भी हो गए। तो क्या एक ही पर्सन सेलर और परचेजर हो सकता है? नहीं। तो इसलिए ही ये हेड हुआ कि ये सेल नहीं है। नाउ द अदर एलिमेंट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। हमने ये पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में कि लीगल ऑब्लिगेशन का राइज होना भी ज़रूरी है। तो यहीं से ही पता चलता है कि जब तक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी तो तब तक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। इसके ऊपर हमारे पास एक केस लो है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लो है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है आईसीआई का ये टॉपिक, मार्केट इज इम्पॉर्टेंट। अब हम इसको समझते हैं इसमें हुआ क्या। एक हस्बैंड है, उसने एग्री किया अपनी वाइफ को टू पे सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड। कि जो हस्बैंड था वो अब्रॉड रहता था, उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो अपनी वाइफ को हर महीने कुछ मेंटेनेंस देगा। एंड आफ्टर सम टाइम जो हस्बैंड था वो फेल हो गया, मीन्स अपनी वाइफ को उसने मेंटेनेंस नहीं दी टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट। तो जो वाइफ है उसने स्यू करा अपने हस्बैंड को, ठीक है। तो यहाँ पर यह हुआ कि हस्बैंड था, उसने वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो हर महीने अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देगा, बट हस्बैंड अपने अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया। अब यहाँ पर क्या हमारे पास लीगल ऑब्लिगेशन था? नहीं, यहाँ पे हमारे पास लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था। तो ये एक हमारा डोमेस्टिक एग्रीमेंट बना, इट वॉज नॉट अ लीगल एग्रीमेंट। तो जब वाइफ ने हस्बैंड को स्यू करा तो कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप बोल के कॉन्ट्रैक्ट बनाओ मीन्स बाय द वर्ड ऑफ माउथ और या फिर रिटन कॉन्ट्रैक्ट। पर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। इसमें आपका ही फायदा है अगर आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, क्योंकि बोली हुई बात से लोग अक्सर मुकर जाते हैं, इसलिए आपको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही प्रेफर करना चाहिए। बट मेरे पास इसका ही एक एक्सेप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड सेम इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, फोर्थ इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। इसमें हमारे पास है कि जो एग्रीमेंट है वो सर्टेन होना चाहिए एंड नॉट वेग और इनडेफिनाइट। वेग का मीन्स क्या है? समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। कि जो हमारा एग्रीमेंट है वो सर्टेन हो, कि उसमें हमें बताया गया हो कि इतना अमाउंट, और जो पूरा क्लियरली डिफाइन हो, और इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए कि हम ये कह रहे हैं फॉर इंडेफिनिट पीरियड्स। नो, दिस विल नॉट मेक अ एग्रीमेंट। जैसे कि एग्जांपल है, ए ने एग्री किया कि वो बी को 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल करेगा, पर यहाँ पे उसने ये तो क्लियर नहीं किया ना कि वो कौन सा ऑयल सेल करेगा, तो इट विल नॉट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अदर एग्जांपल इज कि XYZ है लिमिटेड, एक कंपनी है, उसने एग्री किया मिस्टर ए को कि वो इंडेफिनाइट ईयर्स के लिए लीज करेगा अपना लैंड मिस्टर ए को, बट यहाँ पर उसने इंडेफिनाइट पीरियड्स दिया। अभी इंडेफिनाइट टर्म्स में है, हमारे पास एक डेफिनिट पीरियड तो नहीं है कि 10 ईयर्स 15 ईयर्स या कितने भी, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। कि जो एग्रीमेंट है उसको परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ये सिंपल सी बात है कि इसको परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल है, ये कैपेबल ही नहीं है परफॉर्मेंस के, तो इट विल नॉट फॉर्म एन एग्रीमेंट। लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। कब हुआ था इनफोर्स हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? फ्रॉम 1 सितंबर 1872। कहाँ पर एप्लीकेबल है ये? टू द होल ऑफ इंडिया। अगला हमने समझा था व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है क्या? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट एंड द अदर इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट और उसका लॉफुल ऑब्लिगेशन होना भी उसमें जरूरी है, कि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन भी प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सो व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन अ पर्सन गिव्स ऑफर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स इट, इट विल बिकम एन एग्रीमेंट। हमने इसको एग्जाम्पल से समझा था कि ए ने ऑफर दिया बी को कि वो बी को अपनी बुक सेल करेगा फॉर ₹500 और बी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया।
तब ये क्या बना, एग्रीमेंट। नाउ अदर इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट एंड लॉफुल एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट का जो स्कोप है वो है वाइडर, और कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो क्या है, नैरो। बिकॉज एग्रीमेंट में तो हमारे पास लीगल और सोशल एग्रीमेंट दोनों आते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास सिर्फ लीगल एग्रीमेंट ही इंक्लूड होते हैं। नाउ द अदर इज कि क्या एग्रीमेंट सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, नो, क्योंकि लीगल और जो एग्रीमेंट है उसमें तो लीगल और सोशल एग्रीमेंट्स दोनों इंक्लूड होते हैं, पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशंस ही इंक्लूड होती हैं। द अदर इज जो एग्रीमेंट्स हैं, मीन्स जितने भी एग्रीमेंट्स हैं क्या वो सब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, नो, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। अदर थिंग वी हैव लर्नड इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमारे पास जो सेक्शन 10 है उसमें कुछ एसेंशियल्स गिवन थे और कुछ नहीं थे, तो जो गिवन नहीं है हमने आज उनकी बात करी थी। तो फर्स्ट वन इज टू पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। हमने इसमें एक केस लॉ भी पढ़ा था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। अदर इज पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, जब तक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। इसमें हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात करी थी, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। थर्ड वन इज अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस, मीन्स इसमें हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी, बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। इसमें एक एक्सेप्शन की बात करी थी हमने, कौन सा एक्सेप्शन था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही होना चाहिए, नहीं तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। फोर्थ वन वॉज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो एग्रीमेंट है वो सर्टेन होना चाहिए एंड नॉट वेग और इनडेफिनाइट, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करता है। एंड कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, कि जो एग्रीमेंट है उसको परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ये सिंपल सी बात है कि इसको परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल है, ये कैपेबल ही नहीं है परफॉर्मेंस के, तो इट विल नॉट फॉर्म एन एग्रीमेंट।